नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम हिंदी के बसंत भाग 1 के पाठ 2 जिसका नाम है बचपन, जो कि एक संस्मरण है, उसका शेष रहा भाग पढ़ेंगे। लेखिका कहती है, हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। कन्फेक्शनरी यानी कि वह दुकान जहां नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट, मिठाई आदि मिलते हो, या हम उसे स्टॉक या संग्रह भी कह सकते हैं। यहाँ लेखिका कहती है कि हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले खाती। साइड बोर्ड यानी दीवार से लगी अलमारी या मेज। आगे लेखिका कहती है कि शिमला में काफल भी बहुत आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी। यह एक फल होता है। इसे अंग्रेजी में कॉन्टेंट भी कहा जाता है। यह उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड का राज्य फल भी है। रस भरी कसमल सोचकर ही मुँह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ है। आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुँह में। यहाँ लेखिका शिमला में मिलने वाले फ्रूट्स और अन्य खाने की चीज़ों के बारे में बताते हुए कहती है कि इनके अलावा चना, जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण भी यहाँ मिलता है, यहाँ हमें खाने को मिलता था। हाँ, चना जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल था। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। यानी कि चना डालने के लिए जो पुड़िया बनाई जाती थी वो किस प्रकार से होती थी, कोण के जैसी। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जो गरम, यह गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, यानी कि चना लेते समय जो पुड़िया दी जाती थी उस पे कुछ बच्चे तो तेज मसाला बुरकवाते यानी कि डलवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। कैसे चलती? एक एक चना पापड़ी मुँह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय की रफ्तार थी। यानी कि गिरजा मैदान में घूमते हुए चने का एक एक चना और पापड़ी उठा करके मुँह में डालते और उसमें घूमते। यानी कि चना पापड़ी मुँह में डालने और कदम उठाने में एक खास लय की रफ्तार थी। आगे लेखिका कहती है कि छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता है। शिमला रिज एक जगह का नाम है। यह है शिमला रिज, जहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं और यहाँ देखते व घूमते हैं। आगे लेखिका कहती है कि हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हम हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब
हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। यानी कि घोड़ों के बारे में बताते हुए फिर लेखिका कहती है कि हमारे ननिहाल के जो घोड़े थे वो भी क्या थे, बहुत खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत भी थे। फिर उनकी बात टाल देती है कि उनकी बात फिर कभी। आगे लेखिका रिज के सुंदर दृश्य का वर्णन करते हुए कहती है कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उसकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। यह चर्च है, इसका रात का दृश्य दिखाया गया है जो कि बहुत ही मन भावन यानी कि सुंदर लगता है। शिमला के ही कुछ स्थानों का वर्णन करते हुए लेखिका आगे कहती है, सर्वर स्कॉटलैंड पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूरी दूर पर बनी सुरंगें। यहाँ लेखिका कालका ट्रेन की बात करते हुए आगे बढ़ाते हुए कहती है कि यह पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। यहाँ लेखिका कहती है कि कालका ट्रेन उस समय की सबसे रफ्तार वाली यानी तेज दौड़ने वाली गाड़ी थी और कहती है कि कभी कभी हमें हवाई जहाज देखने को भी मिलते। जब उनकी आवाज़ आती तो हम बच्चे क्या करते, बाहर दौड़ते। किस लिए दौड़ते, हवाई जहाज को देखने के लिए। और हमें क्या दिखता, एक बाहरी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। कैसे, पंख फैलाकर। यह देखो और यह गायब। बच्चे कहते ये देखो और फिर वो क्या होता, गायब, यानी कि आगे चला जाता। उसकी स्पीड भी इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी में मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। यहाँ लेखिका कहती है कि मॉडल गाड़ी के मॉडल वाली दुकान थी, उसके पास ही एक चश्मा की दुकान थी। उसको मैं कभी नहीं भूल सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ से लेखिका ने एक चश्मा लिया था और वहाँ पर कौन डॉक्टर थे, अंग्रेज डॉक्टर थे। आगे लेखिका कहती है कि शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते हैं और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब की का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगा। यानी लेखिका कह रही है कि जब मैंने चश्मा लगाया तो शुरू शुरू में मुझे अटपटा लगा। छोटे बड़े सब मेरी ओर देखते और मुझे कहते कि आंखों में कोई तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, यानी कि लेखिका की उम्र कम थी जब उसके चश्मा लगा। और फिर कहते दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब की कही हुई बात को दोहरा देती। क्या कहती कि कुछ दिन लगा करके रखूंगी तो है वो ऐनक है वो उतर जाएगा। लेखिका कहती है वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। यानी कि लेखिका कहती है कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि चश्मा है वो कुछ दिन बाद में उतर जाएगा, पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा है वो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। आगे लेखिका चश्मा नहीं उतरने के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हुए कहती है कि इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। वो जिम्मेदार कैसे है कि दिन की रोशनी के को छोड़ करके मैं जब रात को और टेबल लैंप के सामने काम करती हूँ या पढ़ती हूँ तो और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक तो चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है।
आगे लेखिका कहती है कि जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो मुझे मेरे चचेरे भाई ने छेड़ा और कहा, देखो देखो कैसी लग रही है। लेखिका कहती है कि चचेरा भाई चश्मा लगाने पर छेड़ता और मुझे कहता, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यानी उसका भाई उसको छेड़ता और कहता कि आँख पर चश्मा लगाया है ताकि उसको दूर की सूझे, लेकिन इस लड़की को यह मालूम नहीं है कि इसकी सूरत कैसी बनी है, लंगूर की। ऐसा कहने पर लेखिका कहती है कि मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा नहीं लगा। यानी कि लेखिका खिजी तो सही, लेकिन जो उसने शेर बनाया वो बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हा हा हा। यानी कि उस जो भाई था उसका, चचेरा भाई, उसकी कही हुई बात को वो दोहराती है और आईने के सामने जाकर के देखती है कि वास्तव में ही मैं क्या लग रही हूँ, लंगूर के जैसी लग रही हूँ क्या। और वो देखते हुए ऐनक को उतारती है, फिर पहनती है, फिर उतारती है और देखती है और फिर कहती है कि नहीं नहीं नहीं, सूरत तो लंगूर के जैसी नहीं है, और हंसने लग जाती है। लेखिका कहती है, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। यानी लेखिका कह रही है कि वो बात कब की है, जब शुरू शुरू में मैंने चश्मा लगाया था। अब तो क्या हो गया, चश्मा है वो चेहरे के साथ में घुल मिल सा गया है, यानी आदी हो गई है वो चश्मा लगाने की। जब कभी उतरा होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। लेखिका कहती है कि अब तो अगर चेहरे पे चश्मा नहीं होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। यानी लेखिका कहती है कि जब उसके भाई ने उसको लंगूर कहा तो कह रही है कि वो सीन मेरे को याद आ गया। उस समय मैंने काले फ्रेम का चश्मा और सिर पर टोपी लगा रखी थी। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। किन दिनों? क्योंकि शिमला में ठंड अधिक होती है, तो वो कह रही है कि मुझे टोपी लगाना पसंद है और मैंने कई रंगों की टोपी जमा भी कर रखी है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। यानी कि वो टोपी की तारीफ करते, उन्हें टोपी लगाना पसंद है। साथ ही कहती है कि कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज, यानी कि टोपी है वो सहज और सहल सुबीते वाली, आराम देने वाली हिमाचली टोपियों के बारे में कहती है। इस पूरे पाठ को आप एक बार किताब से खुद पढ़ना और समझना, साथ ही इसके प्रश्नोत्तर का PDF आपको भेज दिया जाएगा। आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में नया चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।